नमस्ते प्यारे बच्चों, इस वीडियो हम आपके कक्षा 8 के विज्ञान के 5वें पार्ट को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो इस चैप्टर में हम कोयला और पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे। तो देखिए, अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो कोयला और पेट्रोलियम है ये क्या है? संसाधन है। संसाधन कैसे कहते हैं? आप इसे भूगोल में पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में, यानी ऐसी वस्तु जिसे हम अपनी आवश्यकता के रूप में उपयोग में लेते हैं वही क्या है? संसाधन। यानी हमारे चारों ओर की वे वस्तुएं जिन्हें मानव अपने उपयोग में लाता है क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम में क्या है? संसाधन। अब संसाधनों को कई वर्गों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? यानी प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो देखिए, शुरू से शुरुआत करते हैं। प्राकृतिक संसाधन, सीधे प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी ऐसे संसाधन जो सीधे प्रकृति से प्राप्त हों प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जिनमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना पड़े और मानव सीधा उन्हें अपने उपयोग में ला सके। तो सीधे प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। हालांकि सभी संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन है इनमें हमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना पड़ता। जो सीधा स्रोत से प्राप्त हो रहा संसाधन उसी को उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे जल, वायु, कोयला, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, वन, खनिज, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। इनमें कम संशोधन करना पड़ता है, कईयों में तो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है जल, वायु, कोयला, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, वन एवं खनिज आदि। इसके अलावा अन्य उदाहरण भी है। तो प्राकृतिक संसाधन कैसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए, इस प्रकार प्रश्न आ सकता है। अब देखिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। अब देखिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। हम प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार उनके समाप्त होने के आधार पर पढ़ेंगे। यानी ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त हो सकते हैं, दूसरे वो जो समाप्त नहीं हो सकते हैं। इसी के आधार पर क्षय और अक्षय इनमें बांटेंगे। तो क्षय का अर्थ होता है समाप्त होने वाले, अक्षय का अर्थ होता है समाप्त नहीं होने वाले। तो देखिए, पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है क्षय प्राकृतिक संसाधन। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन कैसे कहेंगे? यानी ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त नहीं हो सकते। तो देखिए, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त नहीं हो सकते, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त नहीं हो सकते, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु एवं सूर्य का प्रकाश। आप वायु का कितना ही उपयोग कर लें, ये समाप्त नहीं हो सकती। ऐसे ही सूर्य का प्रकाश, ये प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और ये मानव के उपयोग द्वारा या अन्य क्रियाकलापों द्वारा समाप्त नहीं हो सकते। और ऐसे प्राकृतिक संसाधन क्या कहलाते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अब दूसरा है क्षय प्राकृतिक संसाधन, यानी ये समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन या क्षय संसाधन कहलाते हैं। देखो, क्षय प्राकृतिक संसाधन को समाप्त होने वाले संसाधन भी कहते हैं क्योंकि समाप्त हो सकते हैं। तो क्षय प्राकृतिक संसाधन कैसे कहेंगे? यानी ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं, क्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं क्योंकि ये समाप्त हो सकते हैं। अगर मानव इनका ज़्यादा उपयोग कर ले तो ये समाप्त हो सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वन, वन्य जीव, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, प्राकृतिक गैस आदि, ये 6 प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं जो कि समाप्त हो सकते हैं। अगर हम इन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग कर लें तो ये समाप्त हो सकते हैं। इनके जो भंडार हैं उन पर प्रभाव पड़ सकता है। तो ये तो हमने जाना प्राकृतिक संसाधन कैसे कहते हैं और इनके समाप्त होने के आधार पर प्रकार। 2 वर्गों में बांटे, क्षय और अक्षय। अब देखिए आगे। अब देखिए एक पॉइंट है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन किसे कहेंगे? तो देखिए, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों यानी जीवाश्मों से हुआ है, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। देखो, बहुत समय पहले की बात है, धरती में जैसे कभी उथल पुथल हुई होगी तब जो पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये धरती के अंदर दब गए होंगे। तब इनके दबने से इन जीवों के या इन पौधों के या जीवों के दबने से जो नए ईंधन बने, जो नए पदार्थ बने जिनको हम उपयोग में ला सकें, उन्हें कहेंगे जीवाश्म ईंधन।
इन्हें जीवाश्म ईंधन इसलिए कहेंगे क्योंकि ये सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बने। क्योंकि जो पेड़ पौधे थे, जो जीव जंतु थे, वो पहले सजीव थे लेकिन वो मर गए और उनके दबने से ये ईंधन बने, ये पदार्थ बने। तो जीवाश्म ईंधन कैसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से हुआ है, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। देखो, कोयला कैसे बनता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, इनको भी हम जानेंगे। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम के अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, इनमें से एक है प्राकृतिक गैस, तो इनको हम देखेंगे अभी। तो इनका निर्माण किससे हुआ है? सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से, इसलिए इन्हें कहेंगे जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन को याद रखना। अब हम इन जीवाश्म ईंधनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोयले के बारे में, फिर पेट्रोलियम के बारे में, फिर इसके बाद प्राकृतिक गैस के बारे में। तो देखिए, तो पहला जीवाश्म ईंधन है कोयला। तो हम जानेंगे कोयला क्या है, इसके गुणधर्म क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ और इसके प्रकार और इसके उपयोग। तो देखिए, कोयला ये पत्थर जैसा कठोर एवं काले रंग का होता है। इसके गुणधर्म क्या देखिए, ये पत्थर जैसा कठोर होता है और एवं काले रंग का होता है। कोयला तो आपने देखा भी होगा। इसका निर्माण देखिए कैसे हुआ है। निर्माण लगभग 80 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले क्षेत्रों के घने वन बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृदा के नीचे दब गई और इनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण ये संपीड़ित हो गई। गहराई में जाने के साथ इनका ताप भी बढ़ता गया। देखिए, ये 80 करोड़ नहीं है, 30 करोड़ है, लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व। तो 30 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ, जो पृथ्वी के निचले क्षेत्र थे उनके जो वन थे वो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण मिट्टी के नीचे दब गई और इनके ऊपर और ज़्यादा मृदा जमती गई, जिसके कारण ये संपीड़ित होते गए, इन पर दबाव बढ़ता गया। गहराई में जाने के साथ इनका ताप भी बढ़ता गया। तो जो घने वन थे उनके जो पेड़ पौधे थे वो मिट्टी के नीचे दब गए कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण, और इनके ऊपर और ज़्यादा मृदा मिट्टी जमती गई और ये संपीड़ित होते गए। इनके ऊपर दाब बढ़ता गया और इनके ऊपर ताप भी बढ़ता गया। अब देखिए, उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। अब नीचे जाने पर उच्च दाब और उच्च ताप होता है। देखो, धरती से ऊपर जाएंगे तो ताप में कमी आएगी, धरती के अंदर जाएंगे गहराई में तो ताप बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा दाब भी होगा। तो उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए, और ये जो पेड़ पौधे दबे थे मृदा के अंदर, ये धीरे धीरे किस में बदल गए? कोयले में। तो कोयले का निर्माण किससे हुआ है? मृत पेड़ पौधों से, इसलिए इसे क्या कहेंगे? जीवाश्म ईंधन। अब जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे कोयले में बदले उसे कहेंगे कार्बनीकरण। इसे देखिए, कार्बनीकरण। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। देखो, मात्रा में फर्क है, यहाँ मात्रा छोटी है ने में और यहाँ बड़ी है, हालांकि इसमें बड़ी ही आएगी। तो कार्बनीकरण कैसे कहेंगे? मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। तो वनस्पति में क्या आ जाएंगे? दोनों पेड़ पौधे आ जाएंगे। तो पेड़ पौधों से क्या बने? कोयले। तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। चूंकि कोयले का निर्माण मृत वनस्पति से हुआ है, इसलिए कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अब कोयले का निर्माण किससे हुआ है? मृत वनस्पति से, यानी मृत पेड़ पौधों से, जो कि सजीव प्राणी है। तो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से जिन ईंधनों का निर्माण होता है, जिन पदार्थों का निर्माण होता है, उसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन। इसलिए कोयले को क्या कहेंगे? जीवाश्म ईंधन। तो यहाँ से कई प्रश्न आ सकते हैं। कोयला क्या है, इसके गुणधर्म लिखिए, कोयले का निर्माण किस प्रकार हुआ, या कार्बनीकरण किससे कहते हैं, कोयले को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं, इस प्रकार के अनेक प्रश्न बन सकते हैं। तो अभी तक हमने जाना है कोयला क्या है और इसका निर्माण कैसे हुआ है। अब देखिए आगे, अब देखिए कोयले के उपयोग। इसके 4 उपयोग पढ़ेंगे हम। पहला उपयोग है, कोयले का उपयोग खाना पकाने तो ईंधन के रूप में किया जाता है। देखो, कोयले का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, तो खाना पकाने हेतु या अन्य काम में ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करते हैं। कोयले का उपयोग पहले रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। पहले जो रेल इंजन है उनको चलाने के लिए कोयला का उपयोग होता था, क्योंकि वो भाप से चलते थे और भाप बनाने के लिए कोयला का उपयोग होता था। तीसरा है
कोयले का उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पादन या उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। जो तापीय शक्ति संयंत्र हैं इनमें विद्युत उत्पादित की जाती है, ये किसके द्वारा होती है? कोयले के उपयोग द्वारा। तो इनमें भी कोयले का उपयोग होता है। अगला उपयोग देखिए, कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। चाहे वो उद्योग हों, घर हों या कहीं भी जहाँ इसका ईंधन के रूप में जरूरत पड़े वहाँ भी कोयला का उपयोग किया जाता है। तो इन चारों पॉइंट्स को याद रखना। तो कोयला का उपयोग खाना बनाने में होता है, पहले रेल इंजनों को चलाने के लिए भी होता था, तापीय शक्ति संयंत्रों में भी कोयले का उपयोग होता है और विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी कोयले का उपयोग होता है। ये तो जाना हमने कोयले का उपयोग। अब देखिए इस पॉइंट को देखिए, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से CO2 बनाता है। कोयले में क्या होता है? कार्बन। कार्बन को जब हम जलाएंगे यानी ऑक्सीजन साथ अपक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनाएगा? CO2। देखो कोयले में है कार्बन, जब इसे जलाएंगे यानी इसका ऑक्सीजन साथ अपक्रिया कराएंगे। जब भी हम किसी वस्तु को जलाते हैं तो हम उसकी ऑक्सीजन साथ ही अपक्रिया कराते हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन साथ अपक्रिया करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से CO2 बनाता है। तो अभी तक हमने कोयले के गुणधर्म, इसके निर्माण और इसके उपयोग जाने। अब देखिए इससे अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, उनको देखिए। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोल तार एवं कोयला गैस। उद्योगों में कोयले से अनेक उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि कोक, कोल तार एवं कोयला गैस। अब हम इन्हीं को जानेंगे, जैसे कोक क्या है, इसके गुणधर्म क्या हैं, इसके उपयोग। ऐसे ही कोल तार एवं कोयला गैस को जानेंगे। तो देखिए पहला है कोक। कोक के गुणधर्म देखिए, यह एक कठोर, संरंध्र एवं काला पदार्थ है। जो कोक है ये कठोर है, संरंध्र है एवं काला पदार्थ है। देखो कठोर एवं काला तो कोयला भी है, ये बिल्कुल कोयले जैसा ही है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, यानी इसमें अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और बहुत के निष्कर्षण में किया जाता है। तो कोक का उपयोग कहाँ होता है? इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में। तो कोक क्या है, यानी कोक के गुणधर्म लिखिए और कोक के उपयोग लिखिए। तो गुणधर्म तो आपको लिखने कठोर, संरंध्र एवं काला पदार्थ है, और उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में कोक का उपयोग होता है। ये तो हमने जाना पहला पॉइंट। दूसरा है कोल तार। देखिए दूसरा कोयले का उत्पाद देखिए कोल तार। अब हम इसके गुणधर्म, उपयोग जानेंगे। तो देखिए कोल तार यह एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव है जो कि लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोल तार क्या है? अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव है जो कि लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। तो कोल तार के गुणधर्म लिखिए, तब आपको यही लिखना है कि यह एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव है जिसमें लगभग 200 पदार्थ मिश्रित होते हैं। अब कोल तार के उपयोग देखिए। उपयोग कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत्र निर्माण सामग्री आदि में होता है। तो कोल तार का उपयोग लिखिए, तब आपको लिखना है कि जो कोल तार है इससे प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में, यानी जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थ हैं उनके औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा अनेक उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, यानी जो रंग बनाए जाते हैं, औषधियाँ, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत्र निर्माण सामग्री आदि में होता है। तो अनेक उद्योगों में भी कोल तार का उपयोग होता है, और जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं हैं उनके निर्माण में भी कोल तार का उपयोग होता है। अन्य उपयोग देखिए। मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेपथलीन की गोलियां भी कोल तार से बनाई जाती हैं। मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु जो प्रयोग में नेपथलीन गोलियां लाई जाती हैं वो भी कोल तार से बनाई जाती हैं। तो नेपथलीन की गोलियां बनाने में भी कोल तार का उपयोग होता है। इस पॉइंट को देखिए। नोट, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। देखो पक्की सड़कों के निर्माण में भी कोल तार का उपयोग होता है, लेकिन आजकल एक पेट्रोलियम उत्पाद है बिटुमेन, इसका प्रयोग
किया जाता है। तो सड़कों के निर्माण में भी कोल तार का उपयोग होता है, इसे आप लिख सकते हैं। तो इस बिटुमेन को याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है, तब आपको लिखना है बिटुमेन। तो अभी हमने जाने कोल तार क्या है, इसके गुणधर्म और इसके उपयोग। तीसरा कोयला उत्पाद देखिए, कोयला गैस। अब कोयला गैस को जानिए। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यानी जब कोयले से कोक बनाते हैं तब कोयला गैस प्राप्त होती है। तो कोयला गैस कैसे प्राप्त होती है, यानी कोयले से कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। अब इसका उपयोग देखिए, यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यानी जो कोयला प्रक्रमण संयंत्र हैं, जहाँ कोयले से विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, वहाँ जो पास में स्थापित उद्योग हैं उनमें ईंधन के रूप में कोयला गैस उपयोग की जाती है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। इस पॉइंट को याद रखना कि कोयला गैस का प्रथम उपयोग कहाँ किया गया था। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो कोयला गैस कैसे प्राप्त होती है, कोयला गैस के उपयोग क्या है, ये हमने देखे हैं। तो अभी तक हमने जाना है पहला जीवाश्म ईंधन कोयला। इससे अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि कोक, कोल तार एवं कोयला गैस। इनके भी हमने उपयोग जाने और गुणधर्म जाने। अब देखेंगे दूसरा जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम। तो देखिए, तो अभी तक हमने पहला जीवाश्म ईंधन पढ़ा है कोयला और उसी से अनेक उत्पादों के उपयोग गुणधर्म जाने। अब देखिए दूसरा जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो देखिए पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। तो कोयले का निर्माण हुआ है पेड़ पौधों के दबने से। अब जो पेट्रोलियम है समुद्र में जीवों के दबने से इसका निर्माण हुआ है। तो देखिए पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मर गए तब इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर ये रेत और मिट्टी की तहों से ढक गए। देखो, जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं जब ये मर गए तो इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और इनके ऊपर रेत और मिट्टी जमती गई और इनके ऊपर इनकी तह बनती गई। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ये मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल गई। तो लाखों वर्षों के उपरांत जब वायु की अनुपस्थिति रही, उच्च ताप और उच्च दाब रहा, तो ये मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल गई। तो पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ है, मृत जीवों से, इसलिए इसे भी क्या कहेंगे, जीवाश्म ईंधन। तो इन दोनों को याद रखना कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ है और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ है या किस प्रकार हुआ है। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मर गए तब इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गई और फिर ये रेत और मिट्टी की तहों से ढक गई। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ये मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल गई। इस प्रकार पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। तभी तो हम जानेंगे पेट्रोलियम के बारे में, इसके उपयोगों को पढ़ेंगे। इसके बाद हम जानेंगे प्राकृतिक गैस के बारे में। तो देखिए इसके उपयोग देखिए। उपयोग, ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों, कारों में होता है तथा भारी मोटर वाहनों में जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों में ईंधन के रूप में डीजल काम आता है। तो पेट्रोलियम से अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जिनमें से एक है पेट्रोल, दूसरा है डीजल। तो पेट्रोल का उपयोग कहाँ होता है, हल्के स्वचालित वाहनों में जैसे मोटरसाइकिलों में, स्कूटरों में, कारों में। जो दूसरा उत्पाद है डीजल, इसका उपयोग कहाँ होता है, भारी मोटर वाहनों में, यानी ऐसे वाहन जो भारी हैं जैसे ट्रकों में, ट्रैक्टरों में या बड़े बड़े साधनों में। इनमें ईंधन के रूप में डीजल काम आता है। तो ये तो पेट्रोलियम के कुछ उपयोग हैं, इनको आप देख लें, फिर अन्य उपयोगों को आगे जानेंगे। अब इन पॉइंट्स को देखिए। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा एवं ओलियम से हुई है, जिसमें पेट्रा करते चट्टान एवं ओलियम करते तेल। अभी इसका यह नाम क्यों रखा गया, देखिए क्योंकि यह जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया पेट्रोलियम, जिसमें पेट्रा करते चट्टान, ओलियम करते तेल।
तो चट्टानों से जो तेल निकाला गया है इसी को क्या कहा गया? पेट्रोलियम। दूसरा पॉइंट है पेट्रोलियम तेल जैसे पेट्रोल एवं डीजल जल से हल्के होने के कारण जल के ऊपर तैरते हैं तथा ये जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। पेट्रोलियम तेल किसे कहेंगे? जैसे पेट्रोल एवं डीजल, ये पेट्रोलियम तेल हैं। तो पेट्रोलियम तेल जैसे पेट्रोल एवं डीजल ये जल से हल्के होते हैं जिसके कारण ये जल के ऊपर तैरते हैं तथा जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। यही कारण है कि जब भी आग लग जाती है तो उसके ऊपर पेट्रोल एवं डीजल नहीं छिड़कते, और पेट्रोल एवं डीजल से आग लगी है तो उसके ऊपर पानी नहीं छिड़कते, क्योंकि पानी तो नीचे रह जाएगा, पेट्रोल ऊपर रह जाएगा, जिसके कारण ये जलते रहेंगे और आग नहीं बुझेगी। तीसरा पॉइंट देखिए, विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेदित यानी ड्रिल किया गया था। यानी विश्व का पहला तेल का कुआं यानी पेट्रोलियम तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? अमेरिका में। कौन सी जगह? पेंसिल्वेनिया में। और कब? 1859 में। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नाम स्थल पर तेल का पता चला, और इसी के 8 वर्ष बाद 1867 में जो हमारा देश के असम के माकुम नामक स्थल पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखना कि भारत में तेल के स्रोत कहाँ हैं या भारत में तेल कहाँ पाया जाता है। कौन सा तेल? पेट्रोलियम तेल। तो भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। जो गोदावरी और कृष्णा नदी है इनका जो बेसिन है इसमें क्या पाया जाता है? तेल। इसके अलावा असम, गुजरात और बॉम्बे में। अब देखिए पेट्रोलियम का परिष्करण यानी इससे किस प्रकार अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए पेट्रोलियम गहरे रंग का तेली द्रव है, इसकी गंध अप्रिय होती है। अगर प्रश्न आ जाए कि पेट्रोलियम की गुणधर्म लिखिए, तब आपको लिखना है पेट्रोलियम गहरे रंग का तेली द्रव है, इसकी गंध अप्रिय होती है। ये विभिन्न संगठकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। जो पेट्रोलियम है ये अनेक संगठकों या पदार्थों का मिश्रण होता है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, स्नेहक तेल एवं पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों या प्रवाहों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। अब जो पेट्रोलियम है इसे विभिन्न संगठकों को अलग करेंगे, इसे पृथक करेंगे, इस पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहेंगे? पेट्रोलियम का परिष्करण। तो पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों या प्रवाहों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। और ये कार्य कहाँ किया जाता है? देखिए ये कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है, और पेट्रोलियम का परिष्करण पेट्रोलियम परिष्करणी में ही किया जाता है। यानी जो पेट्रोलियम है इससे अनेक उत्पाद कहाँ प्राप्त किए जाते हैं? पेट्रोलियम परिष्करणी में। आपकी बुक में इनके चित्र हैं, उनको आप देख सकते हैं। देखो इससे पहले हमने पेट्रोल और डीजल के उपयोग देखे थे, अब इसके अन्य उपयोग देखिए। उपयोग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं जिन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। तो पेट्रो रसायन क्या है? तो पेट्रोलियम मूल के जो कच्चे माल हैं उन्हीं को पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रोलियम से अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? पेट्रो रसायन। अब इनके उपयोग देखिए। इनका उपयोग अपमार्जक, रेसे जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, इनको आप तीसरे पार्ट में पढ़ चुके हैं, तभी पेट्रो रसायन आया था। तो रेसे, अपमार्जक, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। तो पेट्रो रसायन का उपयोग कहाँ होता है? अपमार्जक, रेसे, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों यानी यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। जो प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन प्राप्त होती है, इस हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन हेतु किया जाता है, जिनमें यूरिया मुख्य है। बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व होने के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। देखो जिस प्रकार सोने का उपयोग आभूषण बनाने में होता है, इसलिए उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसी प्रकार जो पेट्रोलियम है इसका व्यावसायिक महत्व बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा उपयोग है, इसलिए पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? अगर ये प्रश्न आए तब आपको इनके उपयोग लिखने हैं। पेट्रोलियम के उपयोग
तब आपको लिखना है कि बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व होने के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। देखो, इससे पहले हमने पेट्रोलियम का परिष्करण किया था, उसके जो विभिन्न संगठक थे उनको अलग किया था, पृथक किया था। अब उन्हीं को देखिए और उनके उपयोग। पेट्रोलियम के संगठक, दूसरी तरफ है उपयोग। देखो, पेट्रोलियम के संगठक कौन कौन से? पहला है द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस, अंग्रेजी में लिक्विड पेट्रोलियम गैस। दूसरा है पेट्रोल, तीसरा है मिट्टी का तेल, चौथा है डीजल, पांचवा है स्नेहक तेल, छठा है पैराफिन मोम, सातवां है बिटुमेन। तो सातों पेट्रोलियम के संगठक याद रखने। अगर प्रश्न आ जाए पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को लिखिए, तब आपको यही लिखने: द्रवित पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, बिटुमेन। अब हम एक एक करके इनका उपयोग जानेंगे। तो देखिए, पहली है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। इसका उपयोग कहाँ होता है? देखिए, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। तो एलपीजी का उपयोग कहाँ होता है? घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। जो घरों में गैस सिलेंडर होते हैं, इनमें कौन सी गैस उपयोग की जाती है? एलपीजी। दूसरा पेट्रोल। पेट्रोल का उपयोग देखिए, जैसे मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में होता है। जो हल्के वाहन है उनमें ईंधन के रूप में होता है, और जो शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। तीसरा है मिट्टी का तेल। इसका उपयोग कहाँ होता है? देखिए, मिट्टी के तेल का उपयोग स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में होता है। जो मिट्टी का तेल है इसका उपयोग कहाँ होता है? लैंपों में तेल के रूप में, स्टोव में, और जो जेट वायुयान है इसके लिए ईंधन के रूप में होता है। चौथा है डीजल। इसका उपयोग कहाँ होता है? डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन के रूप में होता है। देखो, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, जो भारी मोटर वाहन है उनमें ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग होता है। इसके अलावा जो विद्युत जनरेटर हैं यानी जनरेटर, उनमें ईंधन के रूप में भी डीजल का उपयोग होता है। पांचवा है स्नेहक तेल। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? स्नेहन में। स्नेहन को हम जानेंगे घर्षण वाले पार्ट में, 12वें चैप्टर में। यानी घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक तेल का उपयोग किया जाता है। तो स्नेहक तेल का उपयोग स्नेहन में होता है। ये सतह को चिकना बनाएगा और घर्षण को कम करेगा। छठा है पैराफिन मोम। पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन आदि के निर्माण में होता है। तो पैराफिन मोम से मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाई जाती है। सातवां है बिटुमेन। बिटुमेन का उपयोग पढ़ चुके हैं हम सड़क निर्माण में। तो देखिए, बिटुमेन का उपयोग पेंट एवं सड़क निर्माण में किया जाता है। इसको याद रखना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। पूछा जा सकता है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को लिखिए, या एलपीजी का उपयोग लिखिए, या स्नेहक तेल का उपयोग कहाँ होता है, या पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ होता है, या बिटुमेन का कहाँ होता है। तो इन सभी को याद रखना और इनके उपयोगों को भी। तो अभी तक हमने जाना है पेट्रोलियम। अब हम जानेंगे तीसरा प्राकृतिक गैस, उसे भी देखें। तो तीसरा जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस। इससे पहले हम दो जान चुके हैं, पहला कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा है प्राकृतिक गैस। तो पेट्रोलियम के साथ ही प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। तो देखिए, प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका निर्माण भी किससे हुआ है? मृत जीवों के अवशेषों से। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। जो प्राकृतिक गैस है इसको उच्च दाब पर संपीड़ित करके भंडारित करते हैं, इसलिए इसे कहेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसको संक्षेप में कहेंगे सीएनजी, जिसकी फुल फॉर्म है अंग्रेजी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सी फॉर कंप्रेस्ड, एन फॉर नेचुरल, जी फॉर गैस। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इनको याद रखना। एक है एलपीजी, एक है सीएनजी। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। एलपीजी की फुल फॉर्म लिखिए, सीएनजी की फुल फॉर्म लिखिए, यानी पूरा नाम लिखें, चाहे तो हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, दोनों याद रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। एलपीजी की है लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। सीएनजी की है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर सीएनजी के रूप में भंडारित करते हैं। अब सीएनजी का उपयोग देखिए। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है।
इसका उपयोग परिवहन साधनों या वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी है तथा स्वच्छ ईंधन है। देखो, सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है, और आजकल परिवहन वाहनों में भी ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी है, इससे कम प्रदूषण फैलता है, अर्थात इसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इसलिए तो प्राकृतिक गैस को हम सीएनजी के रूप में यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित करते हैं। अब सीएनजी के उपयोग आपने देख लिए हैं। अब इन पॉइंट्स को देखिए। सीएनजी का लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। तो सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में करते हैं। क्यों? क्योंकि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है और इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल गुजरात में बड़ौदा, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। यानी जो सीएनजी है, इसकी पूर्ति किसके माध्यम से की जाएगी? पाइपों के माध्यम से। इसके लिए पाइपलाइन बिछानी पड़ेंगी, और ऐसा जाल कहाँ है पाइपलाइनों का? गुजरात में बड़ौदा, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। यानी इससे बहुत से रसायन और उर्वरक बनाए जाते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। तो हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। इनमें प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, यहाँ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो इसे भी याद रखना। इस पॉइंट को देखिए। नोट: प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नहीं बनाई जा सकती। देखो, एक पॉइंट है, जो प्रयोगशाला है इनमें सभी चीजें बनाई जा सकती हैं, तो क्या पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? तो उत्तर है नहीं। अब क्यों नहीं बनाई जा सकती? कारण देखिए, क्योंकि इनके बनने का प्रक्रम बहुत धीमा है और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। यही कारण है कि प्रयोगशाला में मृत जीवों से या मृत पेड़ पौधों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नहीं बनाई जा सकती। अगर ऐसा होता, अगर हम इन्हें प्रयोगशाला में बना सकते, तो ये बहुत सस्ते होते, पेट्रोल डीजल के भाव सस्ते होते और इनका बहुत उपयोग करते, तो भी ये समाप्त नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। अब इनके बनने की प्रक्रिया धीमी है, ये लाखों वर्षों में बनते हैं, इनके भंडार सीमित हैं। अगर हमने इनका अधिक उपयोग कर लिया तो ये समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि 6 प्राकृतिक संसाधन है। इसलिए हमें इनका सीमित उपयोग ही करना चाहिए, यानी जब भी आवश्यकता हो तभी उचित उपयोग करना चाहिए। तो प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इनके बनने का प्रक्रम बहुत धीमा है और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। इस पॉइंट को भी याद रखना। अब इस पॉइंट को देखिए। हमें सीमित प्राकृतिक संसाधनों का न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। क्यों? यह प्रश्न कह रहा है हमें प्राकृतिक संसाधनों का न्यायोचित उपयोग करना चाहिए, यानी सावधानी पूर्वक और सतर्कता पूर्वक उपयोग करना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करना चाहिए। क्यों? तो इसका उत्तर है देखिए, क्योंकि पहला पॉइंट है, इनकी मात्रा सीमित है और इनके भंडार अत्यधिक उपयोग से खत्म हो सकते हैं। इसलिए हमें सीमित प्राकृतिक संसाधनों का न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, इनके बनने में यानी जीवाश्म ईंधनों के निर्माण में लाखों वर्षों का समय लगता है, अतः एक बार खत्म हो जाने पर इनका शीघ्र पुनर्निर्माण होना संभव नहीं है। इसलिए हमें सीमित प्राकृतिक संसाधनों का न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। तीसरा कारण है, देखिए, जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायु प्रदूषण भी होता है। इससे वैश्विक उष्णन भी बढ़ता है। देखो, जब हम जीवाश्म ईंधनों को जलाते हैं तो धुआं निकलता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। इससे वैश्विक उष्णन भी बढ़ता है। अतः इन ईंधनों का उपयोग तभी करना चाहिए जब ये नितांत आवश्यक हों। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। क्यों? तो इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला, इनके भंडार सीमित हैं, इनका उपयोग कर लिया तो ये समाप्त हो सकते हैं। दूसरा, इनके निर्माण में यानी इनके बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। अगर एक बार खत्म हो गए तो इन्हें दोबारा जल्दी से नहीं बनाया जा सकता। इससे आने वाली पीढ़ियों को ये प्राप्त नहीं होंगे। तो उन तक प्राप्त होने के लिए
तो आने वाली पीढ़ियों को प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भी इनका कम उपयोग करना चाहिए। तीसरा कारण है जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायु प्रदूषण भी होता है, इससे वैश्विक उष्णन भी बढ़ता है। वैश्विक उष्णन क्या है, इसको 7 पाठ में अच्छे से जानेंगे। अतः इन ईंधनों का उपयोग तभी करना चाहिए जब ये नितांत आवश्यक हो, यानी जब बहुत ज़्यादा अधिक आवश्यकता हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का न्यायोचित उपयोग करें तो क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। यानी जब हम इनका अच्छे से उपयोग करेंगे तो प्रदूषण कम होगा, जिससे पर्यावरण बेहतर बनेगा, स्वच्छ रहेगा, विश्व उष्णन का खतरा भी कम रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। अभी लास्ट पॉइंट है, इसे भी देखें कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल एवं डीजल बचा सकते हैं, क्योंकि हमें प्राकृतिक संसाधनों का न्यायोचित उपयोग करना है। तो पेट्रोल और डीजल इनका उपयोग हम वाहनों में करते हैं, तो हम इनको किस प्रकार बचा सकते हैं। तो देखिए, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ने लोगों को गाड़ी चलाते समय निम्न नियमों या गुणों को अपनाने की सलाह दी है, जिससे पेट्रोल एवं डीजल की बचत हो सकती है। तो भारत में जो पीसीआरए है, इसने लोगों को गाड़ी चलाते समय कुछ नियमों या गुणों को पालन करने की सलाह दी है, जिससे पेट्रोल एवं डीजल की बचत कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। जहाँ तक संभव हो सके गाड़ी समान गति से चलाएं, यानी ना तो एकदम तेज करें ना ही एकदम धीमे करें, मध्यम गति से चलाते रहें। इससे पेट्रोल एवं डीजल की बचत होती है। दूसरा पॉइंट है, यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी पड़े वहाँ गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। देखो, यातायात लाइटों पर रुकना पड़ता है, इसलिए वहाँ गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, टायरों का दाब सही रखें, यानी टायरों में जो हवा है इसका दाब भी सही रखें। चौथा पॉइंट है, गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें, यानी गाड़ी की देखभाल करते रहें। तो ये 4 नियम किसने दिए, पीसीआरए ने, यानी पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ने। इससे पेट्रोल एवं डीजल की बचत हो सकती है। तो इस पूरे पाठ में हमने जाना है प्राकृतिक संसाधन क्या है, इनके 2 प्रकार, एक क्षय प्राकृतिक संसाधन, एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन। इसके अलावा हमने जाना है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में 3 पॉइंट पढ़े, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इनके उपयोग जाने, इनके विभिन्न प्रकार जाने और अनेक उत्पाद जाने, और ये 2 पॉइंट्स लास्ट में जाने। 5वां चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके अलावा हम अन्य चैप्टरों के वीडियो बना चुके हैं, उन्हें भी देखें। अगर आपको अब भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। तो बच्चों, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।